आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। धमाकेदार अंदाज में योगी सरकार 2.0 का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और हजारों लोग सीएम योगी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने पहले से ही अपनी सरकार का एजेंडा तय कर दिया था। एक ऐसा कार्य जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए और अगली बारी आएंगे तो जरूर कर देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हमने लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। बुलडोजर भी चलता रहेगा। ये सभी चीजें उसी का बुलडोजर भी चलता रहेगा। एकदम आगे सभी कार्यक्रम आगे। हालांकि कुछ लोग इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद सीएम योगी का नाम हजम नहीं कर पा रहे, जिसका सबूत है ये वीडियो। होली के दिन कुछ लोग सीएम योगी से जुड़े एक गाने पर डांस कर रहे थे। सीएम योगी पर बजा गाना दूसरे समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने डांस कर रहे लोगों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। लेकिन आज मुद्दा योगी सरकार 2.0 का है और यह भी संयोग है कि 25 मार्च के दिन ही सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला को टेंट से निकालकर मानस मंदिर में विराजमान किया था और 25 मार्च को ही सीएम योगी का राज तिलक हो रहा है। तो आज यूपी की नई योगी सरकार पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। और अब योगी के स्पेशल 11 आइए रुक करते हैं। पहला उसमें नाम है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री। दूसरा नाम है ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री। दिनेश शर्मा को इस बार बदला गया है और ब्रजेश पाठक को लाया गया है। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, मौजूदा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी कैबिनेट मंत्री फिर बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर का पद छोड़ के आई, चुनाव लड़ी, जीती, अब कैबिनेट मंत्री हैं। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री बने हैं एक बार दोबारा। जितिन प्रसाद कांग्रेस से छोड़ के आए और जीत दिलाई भारतीय जनता पार्टी को। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट मंत्री हैं। अरविंद कुमार शर्मा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत थे, उत्तर प्रदेश आए, एमएलसी बने और अब मंत्री हैं। आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं अपना दल के। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं निषाद पार्टी के। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास करने का अथक प्रयास किया है। यहां पर अगला नाम है असीम अरुण का, पुलिस कमिश्नर रहे, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है। ये योगी के स्पेशल 11 है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। आपको याद होगा 2012 के अंदर या फिर 2017 के अंदर इन्हीं के बयान की वजह से इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन 2022 में दौर बदला, इनको टिकट मिल गया क्योंकि इन्होंने मायावती पे तब बयान दिया था। 2022 में टिकट भी मिला, बलिया से जीते भी और अब मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ और योगी के स्पेशल 11 में शामिल हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। असीम वकार जुड़े, प्रवक्ता AIMIM के। आचार्य प्रमोद कृष्ण में, नेता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शंख के जानकार हैं। मेरे साथ शोहेब जमई हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, उनका आभार है। सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं नुपुर शर्मा। बधाई एक बार फिर, उत्तर प्रदेश के अंदर कई मिथक तोड़ने के बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले रहा है। क्या आपको लगता है ये बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आई है? नमस्कार अमीश जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। पहले दिन से ही 10 तारीख से ही इनफैक्ट हम सभी तमाम प्रवक्तागण, सारे नेतागण और खास करके मैं अपनी बात कह दूं तो कोई भी जाकर देख सकता है, हम इसे बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के, शीश झुका के धन्यवाद करते हैं कि हमें इस लायक समझा जनता ने कि बारी बारी हम पे विश्वास जताते हुए, मतदान करते हुए हमें प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य तो बकायदा जब से बना है आप जानते हैं, एक भी राजनीतिक दल दोहराया नहीं जाता। वहां की जनता वोट ही ऐसे करती है, वहां का वोटिंग पैटर्न ही ऐसे। लेकिन इस बारी
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों की वजह से और उनकी नीतियों की वजह से, और जिस तरीके से वो जो हमारा एक वर्ग निकला है, जो बेनिफिशियरीज वाला वर्ग है, जिसकी वजह से जो लाभार्थी, जिनको लास्ट माइल हमारा बेनिफिशियरी है, उस तक कहीं ना कहीं सहूलियत पहुंची है हमारी नीतियों की। आज विपक्ष से आपने बुलाया तो सबको, लेकिन कोई आया नहीं। विपक्ष से आपने बुलाया तो सबको, लेकिन कोई आया नहीं। योगी जी ने खुद फोन भी किया है मायावती जी को, अखिलेश जी को। देखिए अमीश जी, मैं कुछ ऐसा बोलूं जो सही नहीं लगे सुनने में भी, वो सही होगा भी नहीं। आज ठीक अच्छा दिन है आज, और आपने जिनका आना जरूरी था, जनता जनार्दन के लोगों का, चाहे वो स्टेडियम के अंदर थे, चाहे वो बाहर एकत्रित होके किस तरीके से हर्ष उल्लास बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी चुनी हुई सरकार को वापस लखनऊ भेज दिया है। और आज शपथ ग्रहण समारोह में वो सब एक तरीके से सेलिब्रेट करने आए हुए थे। जो अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव में हमारी जनता जनार्दन और मतदाता, वो तो वहां थे ही। बाकी विपक्षी दलों के लिए मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन अगर अंगूर खट्टे हैं तो हो, एक डिबेट पे होके आ रही हूँ अमीश जी। आज भी चर्चा ये थी कि आप लोगों ने गलत काम किया, सही काम तो हम कर रहे थे, लेकिन आप जीत गए। देखिए कहीं ना कहीं मैं कहूंगी, इफ यू डू नॉट हैव योर ईयर टू द ग्राउंड, अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो फिर आप और काम नहीं करेंगे तो जनता आप में कैसे विश्वास जताएगी। असीम वकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई उत्तर प्रदेश में या फिर चारों राज्यों के अंदर सरकार बन रही है, ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन एक प्रक्रिया ये भी होती है कि विपक्ष को जाना चाहिए जब बुलाया जाता है। क्या आपको लगता है कि आज विपक्ष को पहुंचना चाहिए था उधर? क्योंकि लोकतंत्र की ये तो खूबसूरत प्रक्रिया है, चुनाव लड़ते हैं, वाद विवाद होता है, लेकिन उसके बाद सरकारें बनती हैं। अरे आपकी बात बिल्कुल सही है। बुलाया था, ये सरकार और सत्ता पक्ष का अपना मामला था, और नहीं गए हैं, ये विपक्ष का और उन नेताओं का अपना मामला है। जरूरी नहीं है कि इनविटेशन दिया जाए, हालांकि पहुंच जाए। जिनको जाना था वो गए, जिनको नहीं जाना था नहीं गए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आगे 5 साल कैसे चलेंगे। तो योगी जी से सवाल मैंने पूछा था, मैंने ये सवाल अपने आखिरी इंटरव्यू में जो 6 मार्च को किया उसमें पूछा था, उसकी एक बाइट हमने चलाई भी। उनसे मैंने पूछा था कि आप आगे आपकी सरकार का क्या रुख रहेगा, उन्होंने बोला जो रुख था पहले वही रुख रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। पर नहीं, बुलडोजर चल नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता बुलडोजर चला है कहीं। और जिन पे चला है तो उन्होंने कोई काम किया होगा, ऐसा चलाने दीजिए। बुलडोजर फैक्टर नहीं है ये तो। बेवजह का मैं समझता हूं कि विपक्ष के वो नेता जिन्होंने ऐसी बात बोल दी, बुलडोजर बाबा करके, बुलडोजर उनको एक नाम दे दिया बुलडोजर का, और इसका फायदा उठाया बीजेपी ने, इसका फायदा उठाया, उस नाम का फायदा उठाया योगी जी ने। जैसे वो चौकीदार वाला जो आया था, चौकीदार क्या है, उसका फायदा उठाया था बीजेपी ने और कांग्रेस को नुकसान हुआ था। उसी तरह से बुलडोजर कहकर उन्होंने अपना नुकसान कर लिया और बीजेपी का फायदा कर दिया। मेरी सोच, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा सियासी तरीका अलग है, बाकी लोगों का हो सकता है अलग हो, तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार अभी बनी है, अभी शपथ हुई है, अभी 6 महीने दीजिए काम करने के। 6 महीने के बाद फिर देखते हैं कि क्या घाटा क्या फायदा। जी अवनीश अवस्थी, घाटा फायदा तो 6 महीने बाद देखेंगे, लेकिन अब बुलडोजर का नुकसान हो रहा है। अमीश जी, पहली बात तो मैं एक बात साफ कर दूं कि समूचे विपक्षी दल जो हैं वो एक दूसरे को कहते रहे कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। एक पार्टी दूसरे को कहती थी, दूसरे तीसरे को कहती थी, तीसरे पहले को कहती थी, लेकिन इसका मतलब सबने मान लिया था कि ए पार्टी तो बीजेपी ही है। और उसी समय मालूम चल गया था कि किसकी सरकार बनने वाली है। ओम प्रकाश राजभर जो कहते थे खदेड़ा होवे, वो कहते हैं इंटरव्यू में, तो मैं पहले चरण के बाद ही समझ गया था कि हमारी सरकार नहीं बन रही, हम कहीं भी नहीं है, हमारा सुपड़ा साफ हो गया है। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। जो चुनाव के रिजल्ट आने से पहले तक कहते थे कि नहीं हमारी सरकार बन रही है। तो सच्चाई ये है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरीके से सरकार रिपीट होती है तो इसका मतलब उसके कामकाज को वोट मिला है। बिल्कुल नहीं, कोई नेगेटिव वोट नहीं है। दिस इज बिल्कुल हम जीत का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का विश्लेषण कर रहे हैं। अगले 5 साल सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि विपक्ष कहता है कि अगले 5 साल भी अगर वैसे ही सरकार चली थी जैसे आपने पिछले 5 साल चलाई है तो मुश्किल होगा।
जिसमें बुलडोजर भी चले थे, जिसमें अमीश जी, माफियाओं पे बड़ी साफ सी कार्रवाई भी बात है, हुई इस थी, पिछले- जिसमें उनका कहना है हिंदू मुसलमान भी हुआ था। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है, ये पहला इलेक्शन नहीं जीती बीजेपी। 2014 में जीती, 2017 में जीती, 2019 में जीती, विधानसभा 2022 में जीती, लगातार। ये इसलिए जीती है, लगातार इसलिए जीत रही है, लगातार विपक्षी दल कम होते जा रहे हैं। आज कहते हैं कि 47 से 112 हो गए तो बहुत ज्यादा हो गए, और जब पश्चिम बंगाल में 3 से 77 हुई थी तो बीजेपी को बुरी तरह हारी थी। ये नैरेटिव अब चलने वाला है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है चलने अवस्थी वाला जी। नहीं है। आज भी मैं तमाम चैनलों में और जी प्रोफेसर पत्रकारों अवस्थी को देख रहा था मैं जी, कि वो जी, कोई जी। ये कह रहा है कि इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने राजपूत, इतने बनिया, ये सब खत्म हो गया है। अब जाति की, संप्रदाय की राजनीति नहीं चलने वाली। देश जाति ने, और उत्तर संप्रदाय प्रदेश की ने देखा राजनीति कि नहीं मुझे चलने वाली। इस मेरे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर ने- शोहेब जमाई भी हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस महंत को रोकने के लिए सब एकजुट हो गए, लेकिन वो महंत आ रहे हैं, उस महंत की देखिए, शपथ जो हो गई आज। लोकतांत्रिक नहीं भाई, देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है वो बधाई के पात्र होता है। और आज के दिन सारी राजनीतिक मतभेदों को भुला करके लोग मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। मैं भी बधाई देता हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बाबा का बुलडोजर जो है एक गरीब गन्ने वाला जो गन्ने का जूस बेचा करता था उसके ऊपर चला, और वो गरीब गन्ने वाला भी अगर बधाई देता तो किस तरीके से बाबा को बधाई देता। मैं सिर्फ उसकी बात कह रहा हूं कि गन्ने वाला जरूर कहता कि बाबा जी, आपने कहा था कि बुलडोजर जो है गुंडों और अपराधियों पर चलेगा, लेकिन आपका बुलडोजर तो गरीबों पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीब पर चल रहा है। अब मैं अपने बच्चों के पेट पालने पोसने का काम कैसे करूंगा। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में कई ऐसी लोग आए हैं, डिक्टेटर्स हुए हैं, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे स्टालिन हो, इन सब का दौर एक दौर आया है और वो फिर खत्म हुआ है। दुनिया ने इस इतिहास को देखा है, ना कोई हमेशा के लिए है, ना कोई दावा कर सकता है। तो अभी इस वक्त का उरूज का दौर है, हम मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले क्यों आपने क्यों बोला कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए, क्या इसका क्या मतलब है? आप बताइए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, आपने सब कुछ करा, सारे विवाद हुए, उसके बाद आप चुनाव हारे। विपक्ष चुनाव हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर। इसके अंदर क्या, इससे कौन सा सद्दाम हुसैन हो गया और कौन सा हिटलर हो गया? नहीं, मैंने सिर्फ इतना एग्जाम्पल दिया कि जिन लोगों को लगता है कि सत्ता कभी नहीं जाएगी या हमेशा हमेशा के लिए वो सत्ता पे आसीन है, उनको इतिहास पढ़ के जरूर देखना चाहिए। नहीं, सत्ता तो कभी किसी की सगी नहीं रही है और ना किसी के साथ हमेशा रही है, लेकिन आपका एग्जाम्पल, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, इस दुनिया ने देखा है। तो वो दौर भी आएगा जब किसी का सत्ता खत्म होगा और नए सत्ता में लोग आएंगे, बिल्कुल, और जनता फिर दूसरे लोगों को चुन के भेजेगी। वो बिल्कुल दौर इंतजार करिए अपने मौके का, यकीन दिलाना चाहता हूं, अपने मौके का आप विश्वास इंतजार करिए। और जी लोकतंत्र जी जी, पे ओके। भरोसा नुपुर शर्मा, ये एक सच्चाई है। कुछ लोगों को मन में सोचकर ये मानना पड़ता है कि अब योगी आदित्यनाथ का दोबारा शासन है या नरेंद्र मोदी का शासन है, ये मन सोच के मानना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। हमने अमरोहा में देखा, कुछ लड़के डांस कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, एक गाना बना हुआ था उसके ऊपर। अमरोहा में एक वर्ग के लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये तो सद्दाम हुसैन का जिक्र आया, ये भी शाब्दिक पत्थरबाजी है। नुपुर शर्मा, ये तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। अब ये लोग जो बैठे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चला, ठीक है, आप मानते रहिए। जो माफिया गुंडे अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे, उनके ऊपर 1800 करोड़ से अधिक का बुलडोजर चल चुका है। गुंडों का, आतंकियों का, अपराधियों का, माफियाओं का
आज ये हाल है कि वो बेल तक के लिए नहीं जाना चाहते, उन्हें जेल ज्यादा सुरक्षित लगती है अपने लिए, उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। ये जो अवैध उन्होंने एक पैरेलल सी इकोनॉमी बना रखी थी जिसमें सिर्फ अपराध ही अपराध था, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और बुलडोजर चलने के बाद कानून व्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है, महिला सुरक्षा जिस तरीके से सुधरी है, आप माने ना माने बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल चुका, और शायद उसमें काफी अतीक और काफी मुख्तार और काफी आपके आजम खान टाइप लोग भी लेकिन शोएब जमाई ने तो सद्दाम हुसैन और हिटलर की बात कर दी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्विकली आ रही थी, देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है अमीर जी, आपकी डिबेट थी या तो 17 के चुनाव या 19 के चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर भदौरिया कहते हैं कि जो भाजपा के लिए वोट करके उनको उत्तर प्रदेश में जिता रहे हैं वो अफीम चाट के आते हैं। ये डायरेक्ट प्रहार है हमारी जनता जनार्दन और उनकी सूझबूझ और समझ के ऊपर, और उनकी मर्जी और उनकी चॉइस के ऊपर, उनकी राइट टू फ्रेंचाइज के ऊपर। तो आप हमारे ही मतदाताओं को गालियां देते रहिए, आप उनकी चॉइस को आप डिक्टेटरशिप बताते रहिए, आप हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को गाली देते रहिए। आप जितनी गाली देंगे, जितनी कीचड़ उछालेंगे, उतना कमल खिलेगा। सच्चाई यही है, हम जिम्मेदारी मानते हैं जनाब, लेकिन आपका गुरूर खत्म नहीं हो रहा। शोएब जमाई जवाब देना चाह रहे प्रमोद कृष्ण। शोएब जमाई 40 सेकंड। जी अमीन जी, मैंने बाबा के बुलडोजर का जिक्र करके ये कहा था कि यूपी के गरीब गन्ने वाला के ऊपर बुलडोजर चला, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये जवाब दिया कि बुलडोजर गुंडों और माफियाओं पे चल रहा है। क्या वो गरीब गन्ने वाला कोई माफिया था, कोई गुंडा था, उसको जेल जाना था? ये बताइए। अगर गरीब आदमी भी गुंडा और माफिया लगता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आने वाले 5 साल में मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा और ऐसी गरीब लोगों को पेट पे लात मारा जाएगा। पहेली बुझाने में मैं इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगी आपसे, 5 सेकंड लूंगी। आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2017 से 21 के बीच में इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का हमारे गन्ने किसानों को बकाया पूर्ण किया है। और आप नहीं जानते होंगे तो 21 चीन मिलें जो बंद कर दी थी, वही वो जो कोई BMW और कभी MY एंड नाउ J वाली सरकार और फॉर्मूले लेके आते थे, हमारे समाज का बंटवारा करना चाहते थे, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने चीलें मिलें बंद करी तो इसी सरकार ने उनको दोबारा शुरू किया है। तो कृपया करके तथ्यों पे बात किया कीजिए, नहीं तो जिसको उल्टा प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उसी उल्टे प्रदेश को उत्तम प्रदेश तक ले जाने का सफर तय किया है महाराज जी ने, और 4 लाख करोड़ का निवेश भी लाके दिखाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण का मैं रुख करता हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्ण का मैं रुख करता हूँ, काफी देर से बने हुए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आज महंत की शपथ है, क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस के नेताओं को भी वहां पे जाना चाहिए था, क्योंकि आपको भी इनवाइट किया गया था? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात ये है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक महापर्व है, और चुनाव में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। तो जिसकी हार होती है उसको खुले दिल से हार स्वीकार करनी चाहिए, और जिसकी जीत होती है उसको विनम्रता से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और अपने वादों को पूरा करने का एक नया सफर शुरू करना चाहिए। तो विपक्ष क्यों नहीं इसको इस एहसास को महसूस कर पा रहा कि हार हुई है? कभी ईवीएम की गड़बड़, कभी चुनाव में गड़बड़ी, कभी कोई बात, कभी कोई मुद्दा। क्या आपको लगता नहीं है सुरक्षित लोकतंत्र के लिए, बेहतर लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है माना जाए कि जीत जीत है, हार हार है? पंजाब में बीजेपी हारी है, थोड़ी कह सकती है हम जीते हैं। नहीं, पहली बात तो ये अमीश देवगन जी कि मैं बिल्कुल खुले दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं उत्तर प्रदेश की नई सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और मैं श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल है कि विपक्ष उनके इस कार्यक्रम में क्यों नहीं गया, तो मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। अगर मुझे इनवाइट किया जाता तो मैं ज़रूर जाता। अब दूसरा सवाल है कि भाई अगर विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और उनमें से कोई नहीं गया है, तो ये इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं जिनको इनविटेशन गया था और वो क्यों नहीं गए।
हाँ, मेरी अगर राय आप जानना चाहते हैं तो मैं इसको मानता हूं कि विपक्ष को जिन जिन को निमंत्रण पत्र गए थे, और योगी आदित्यनाथ जी का सवाल नहीं है, अब सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर स्वयं इनवाइट करता है तो विपक्ष के नेताओं को उनके उस निमंत्रण का सम्मान करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में सम्मिलित होना चाहिए। जी, क्या आपको लगता है आचार्य जी, आपकी राय में क्या एक बड़ा इत्तेफाक है, 25 मार्च 2020 को ही रामलला की मूर्ति लाकर स्थापित करी थी गर्भगृह से योगी आदित्यनाथ ने, और टेंट से निकालकर मंदिर में आए थे रामलला, और उसी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का, महंत योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण हो रहा है। ये तो प्रभु राम का आशीर्वाद है कि तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद योगी आदित्यनाथ जीत गए। देखिए, हम लोग भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जीत और हार सब परमात्मा की इच्छा से होती है। अगर योगी जी हार जाते तब भी भगवान राम की इच्छा ही कहा जाता, और आज योगी जी जीते हैं तो भगवान राम की इच्छा है। तो आज जो विपक्षी दल हारा है, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकरि तरक नवाबहु शाखा। तो ये तो तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान जी। राम की इच्छा से सब कुछ होता है। जी, तो भगवान राम की कृपा उन पर बनी और उनकी सरकार बन गई। तो ये तो हम मानते ही हैं, ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। असीम वकार, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि योगी आदित्यनाथ सीएम हो गए हैं? अगर कोई गाने पे डांस कर रहा है तो उस पे पत्थरबाजी होना क्या जायज है? साहब, मैं तो नहीं कर रहा हूं। जनता का जो आदेश है, जनादेश जो आया है, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा, चाहे खुशी से कीजिए और चाहे मजबूरी में कीजिए। तो आपकी आवाज कट रही है, बोलिए ना असीम वकार। जनता, देखिए, जनता का जो आदेश है, जो जनादेश आया है, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। तो अमरोहा में जो पत्थरबाजी हुई उस पर आपका क्या कहना है, जो पत्थरबाजी अमरोहा में हुई जब होली के दिन? मैंने कहा, चाहे खुशी से आप सम्मान कीजिए जनादेश का और चाहे आप तकलीफ से कीजिए। जनादेश जो आया है वो तो सब देख रहे हैं। अब इसको दूसरी तरीके से कह लीजिए, या तो विपक्ष की रणनीति गलत थी, उसका फायदा हुआ है, या आप ये कह लीजिए कि सरकार की तरफ से जो रणनीति वो सही थी, या ये कह लीजिए कि जो वोट का प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी का, दलितों का चेंज हुआ है, जो कम हुआ है वो बीजेपी की तरफ गया। या आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है सर। लेकिन जनादेश जो है उसका सम्मान करना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, शुरुआत हुई है, 6 महीने दीजिए सरकार को। जी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। महंत की शपथ, कुछ बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, और मेरे साथ बात करने के लिए नुपुर शर्मा, अवनीश अवस्थी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, असीम वकार और शोहेब जमाई हैं। महंत की शपथ, शोहेब जमाई, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि महंत की शपथ इसलिए हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने काम किया था और जनता ने इसीलिए वोट दिया, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं हिटलर से, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं ऐसी तंजीमों से जिसका कोई, जहां पर लोकतंत्र ही नहीं था? लेकिन आपको कंडेम करना चाहिए जो अमरोहा में पत्थरबाजी हुई उसको। नहीं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातों से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतने तरीके से संबोधित करूंगा कि जनता द्वारा चुने हुए एक विधायक की आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिनको विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर चुना है, और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो जनता के सेवक भी हैं और जनता के नौकर भी माने जाते हैं। वो महंत भी हैं, वो एक वो धर्म में, वो मठ में चलेगा। लेकिन जब आप यहाँ से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आते हैं और जब मुख्यमंत्री चुन के आते हैं तो आप सबके हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन करूंगा इस कार्यकाल में,
उनका नाम तो योगी आदित्यनाथ ही है ना। एक्सपेक्टेशन सिर्फ कर दूं जी, अगर मैं सिर्फ इतना एक, चलिए आप मानते हैं तो मैं भी इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक एक्सपेक्टेशन आज के दिन पे कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को ये फटकार लगाया कि आपने सीए एनआरसी के लोगों पर जितने लोगों को नोटिस जारी किया था रिकवरी का, वो सब वापस ले लें। अरे फटकार जनता लगा ने के हार कहा। पहनाया। तो क्या इस बार जनता ने हार पहनाया? नहीं, मैं कह रहा हूं कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार जो है इस बात का अमल करेगी, और जो इन्होंने गैर कानूनी काम किया रिकवरी नोटिस जारी करने का और कूड़ की जब्ती का, वो वापस कर देगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अमरोहा में योगी आदित्यनाथ का गाना चल रहा था, लोग होली पे डांस कर रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, क्या वो जायज था? क्या उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने सुना कि शराब पी करके जब लोग डांस करते हैं, होली वगैरह खेलते हैं, तो वो पत्थरबाजी भी इधर उधर करते हैं। ये तो आपका विश्लेषण है, किया होगा, ये आपका विश्लेषण है। वहां पे पत्थर चलाए गए उनके ऊपर, वो डांस कर रहे थे, वो डांस कर रहे थे अपने घर पर, तो क्या लेना देना था? उस पे पत्थर क्यों मारे गए? अगर योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है तो पत्थर मारे जाएंगे। होली के दिन लोग गोबर भी चला देते हैं, नाली में भी फेंक देते हैं। हम अभी अलीगढ़ जा रहे थे तो ऐसा ही कुछ देखा मैंने। अवस्थी जवाब देना चाहते हैं। ये सब शराब पी के कुछ भी कर सकते हैं, इसमें किसी और को दोष मत दिया कीजिए आप। अमीश जी, मैं शोएब जमील को याद दिला दूं, सिर्फ एक अमरोहा की घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक देने की धमकी दी है क्योंकि उसने बीजेपी को घर से निकाल दिया। लोकतंत्र के महापर्व का और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले ये लोग जो इधर उधर जब मर्जी जहां मर्जी रास्ता रोक के बैठते रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाइए। आपने काम तो ठीक किया, लेकिन जरा कानून के हिसाब से काम करिए। उन्होंने पूरा बताइए शोएब जमील जी, ये आप बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ चला नहीं। बात यह है कि झूठ चला नहीं, एक जगह नहीं, गोरखपुर से लेकर के आप यहाँ अलीगढ़ और नोएडा तक देखेंगे तो जगह जगह ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर लेकिन सबसे अमीश जी 10 सेकंड और दे, अमीश जी 10 सेकंड और दे दीजिए। अमीश जी, बात यह है कि आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव भी देखा था, वहां पर जीत के बाद और जीत से पहले किस तरीके की हिंसा हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का चुनाव है जहां पर एक घटना भी ऐसी नजर नहीं आई है जहां पर जीतने वाले दल के किसी कार्यकर्ता ने किसी भी तरीके का उल्लंघन किया हो, किसी भी तरीके की हिंसा की हो। जी, चुनाव तो देखे गए, चुनाव तो कई देखे गए, चुनाव तो बंगाल में भी देखा गया, जहां चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में घुस के उनका घर उजाड़ देती है, उनकी मां, बहन, यहां तक कि दादी को नहीं छोड़ती, वहां पर रेप होते हैं। और चुनाव का नतीजा तो यहां भी देखा शोएब जमील। जो अच्छा काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, हम उसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल तारीफ करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है। और ममता बनर्जी की क्रिटिसाइज भी हम करते हैं कि वहां पे राजनीतिक हिंसा जारी है अभी भी, ये बात तो तय है, इसलिए हम इसमें पक्षपात नहीं करते। जो अच्छा काम है उसकी तारीफ है, नुपुर शर्मा जवाब। उसकी क्रिटिसिज्म है। नुपुर शर्मा, देखिए अमरोहा में इसलिए पत्थर चले क्योंकि शराब पी के लोग डांस कर रहे थे और योगी का गाना लगा रखा था। मान लिया जाए अगर शराब पी के डांस भी कर रहे थे तो पत्थर मारेंगे क्या? भगवान अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, फिर शराब भी पी रहे हैं और फिर कहते हैं हम अल्लाह में मानते हैं, कुरान में मानते हैं। खैर, अब भगवा पहना है महेंद्र जी ने तो चिढ़ तो निकलेगी ना। जैसे शुरुआत में मैंने कहा अंगूर खट्टे हैं, लेकिन मैं एक बार शोएब जी से कहना चाहूंगी, कृपया करके ना बरगलाइए मत। आधा सच झूठ आधा ही रहता है, पूरा सच तो कभी बन नहीं पाता है। आपने जो बताया पूरी बात क्यों नहीं बताई? वो जो 274 नोटिस वापस लिए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने साथ में क्या कहा था कि अगस्त 31, 2020 के दिन जो नया कानून पारित किया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, अगर ये आप 274 नोटिस वापस ले रहे हैं, कृपया करके इनकी जगह इस नए कानून के तहत आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। तो आपका तो झूठ मैंने बेनकाब कर ही दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये ऑब्जर्वेशन और जज डायरेक्शन था, पूरा बोलिया कीजिए, बरगलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैंने ये भी सुना, देखिए अमीर जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, राम कृपा, राम चाहते थे, राम कृपा थी, राम कृपा थी। आप पूरा पढ़ के आया कीजिए, मैं भी मीडिया से पढ़ रही हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने फटकार लगाई, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। हाँ, ये लिखा है बेंच ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ एंड सूर्यकांत सेड स्टेट गवर्नमेंट विल रिफंड द मनी बट द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन लिबर्टी टू प्रोसीड अगेंस्ट द न्यू लॉ यूपी रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी एक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए अमीश जी, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, जो ये पत्थरबाजों को सही ठहरा रहे हैं, मेरे ऊपर ना बोले तो सही रहेगा। मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। कब आया ये एक्ट, कब आया ये एक्ट? आपको तो ये भी नहीं पता, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता नहीं कौन से मदरसे से कौन सी पढ़ाई करके आए, यहाँ पे कानून के ऊपर बहस करते हैं। कहां से ले आए अपनी लॉ की डिग्री, बताइएगा आप। नहीं, आप तो यही कर रहे हैं ना। वो महिला को जो घर से बेघर कर दिया गया क्योंकि उसने वोट कर दिया बीजेपी को, उसको सही ठहराएंगे आप लोग। सच्चाई तो ये कि 8% ये सर्वे में है कि उत्तर प्रदेश की 8% मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को। मैं हम्बल रिक्वेस्ट, पहले नुपुर बोल ले, फिर आप बोलिएगा। एक एक करके नुपुर, प्लीज नुपुर आप माइक को लगाइए और अपनी बात को रखिए। जब इनको कानून पढ़ा दिया, इनकी बात पे कोई नहीं बोला, लेकिन शरिया की जगह जब इनको देश के संविधान का कानून पढ़ा दिया तो ऐसे मचल उठे। तब बच लिए ना, जब उस महिला को उसके शौहर ने और घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, उस मुसलमान महिला को, क्योंकि उसने भाजपा को और योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। तो उन पे मचलिए आप। आपका काम यही है, क्योंकि आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं, आपकी दुकान कैसे चलेगी। लेकिन बात यहाँ पे अमीश जी ये भी हुई कि भैया राम कृपा है, राम की कृपा कभी नहीं थी जी, कि पंडित नेहरू जी बकायदा हमारी राम भगवान और सीता मैया की प्रतिमा को मंदिर से उखाड़ दे और फेंक दे। राम की कृपा और राम की ये कभी राम भगवान ने कभी नहीं रचा था कि आप लोग राम भगवान को ही मिथिक और काल्पनिक बता दें। ठीक है, ये इस विषय पे आचार्य जी रिएक्ट करेंगे, लेकिन नुपुर अभी आपने शोहेब जमाई को बात बोली, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण का रुख कर रहा हूँ। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके, सुन लीजिए, एक सेकंड। शोहेब जमाई जवाब पहले। नुपुर होल्ड ऑन। नुपुर आपने वक्तव्य रखा ना अपना। नुपुर रुक, शांत अब। शोहेब जमाई। अमीश जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा हवाला दिया कि किस तरीके से इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और कहा कि आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपने बात नहीं मानी। ये सब उछल गए, सबको आग लग गई, मिर्ची लग गई। उधर अवनीजेश अवस्थी या बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई ये क्या बात है, आग लग गई? इतना डर लगता है क्या आपको? मैंने शरीयत की बात नहीं की, मैंने कहीं की बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात की। आपको स्कूल में पढ़े होते तो ये सब ना बोलते। अरे बात आई है कि आपकी किरकिरी हो गई। बात नहीं है, आप अगर कानून को नुपुर ऐसे किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। एक तो माइक मत उतारिए, माइक उतारने के बाद आपकी बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। मेरा निवेदन है माइक को लगाइए, माइक हिल जाता है, आपका साउंड हाथ की साउंड के साथ होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। मैं देखिए, आग क्यों लगेगी, क्यों किसी को आग लगेगी? आप बोले नुपुर शर्मा और अवनीजेश अवस्थी को आग लग गई, ये क्या शब्दावली है? आग क्यों लगेगी किसी को? आग क्यों लगेगी किसी को? और अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं, अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं। हिजाब पर जिस दिन फैसला आया था उस दिन आप यहाँ पे गरज के बोल रहे थे, कौन होता है कोर्ट इस्लाम धर्म में बोलने वाला? बोला था कि नहीं बोला था आपने? कौन होता है कोर्ट इस्लाम धर्म के बीच में बोलने वाला? यही बोला था ना आपने। इस्लाम धर्म की व्याख्या कोर्ट नहीं करेगा, इस्लाम धर्म की व्याख्या मौलाना करेंगे। क्योंकि ना कोर्ट ने इस्लाम धर्म की व्याख्या करी, कोर्ट ने सिर्फ ये बोला हिजाब उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब कितना गरजे थे, और आपकी शय पे कुछ लोग तो जजेस को धमकी देने चले गए थे, अंदर है वो अब। और आप कह रहे हैं आग लग रही है, आग लग रही है। आग लगाने का काम तो आप करते हैं जब इस तरह के भाषण देते हैं, जब इस तरह की तकरीरें दी जाती है। अवनीजेश अवस्थी जवाब, उसके बाद मैं रुक करूंगा आचार्य प्रमोद कृष्ण का। अवस्थी जी, आप लोग तो हल्ला मचाने लगे भाई। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, एक्सेप्ट कर जी। अवस्थी जी, अमीश जी बड़ी साफ सी बात है। आप पिछले लगातार जिस तरीके से एक झूठा नैरेटिव लगातार फैलाने की कोशिश की गई, अभी कश्मीर फाइल्स पर भी वही झूठा फैला। लोग कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि कश्मीर में ऐसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो मालूम चल रहा है ना, लगातार वहां पर पेड़ पर लटके हुए शव मिलते हैं। कार्यकर्ताओं के पीछे पीठ पे लिखा होता है मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं इसलिए मेरी यह हालत हुई है। यह है, इस पर कोई मोमबत्ती लेकर के जंतर मंतर पर नहीं आता।
इस पर कोई मानवाधिकार आयोग वाला सामने नहीं आता। उत्तर प्रदेश में हालत ये थी, आज मान गए ना शोएब जमील के, हाँ कानून व्यवस्था, वहां पर कोई दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला सकता था बिना रंगदारी दिए, किसी को अपना मकान सुरक्षित नहीं लगता था, कोई भी किसी भी समय कब्जा कर सकता था। अभी भी कुछ जीते हैं ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जीते हैं, लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश में अब चाहे जीता हुआ हो या हारा हुआ हो, कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर, मकान पर, दुकान पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के समय में कोटा से अपने छात्रों को लेकर के आए डीलक्स बसों में, आपको मालूम है अमीश जी, 3 बसें कम पड़ गई तो राजस्थान के गहलोत सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने उन 3 बसों का या कुछ बसों का कांग्रेस की चर्चा करना तो व्यर्थ हो जाएगा इसके ऊपर। आचार्य जी के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है। देखिए, कांग्रेस की चर्चा करना तो व्यर्थ हो जाएगा। राजस्थान से बसें लाए या छत्तीसगढ़ से बसें लाए, उन बसों ने अपना रंग दिखा दिया, वोट पड़ा नहीं, कई कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस में वह सिर फटाउल चल रहा है, कांग्रेस में वो सिर फटाउल चल रहा है कि क्यों एक व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है वो पूरी की पूरी पार्टी चला रहा है। कई चिट्ठियां आई हैं। कांग्रेस की कहानी तो अंतहीन है। कांग्रेस की समस्याएं तो, कांग्रेस की समस्या में अगर पढ़ेंगे तो दवेश समस्या में चला जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है, कांग्रेस अगर इस तरह से कर रही थी तो कांग्रेस को रिजल्ट उसका दिख गया। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, बड़ा कारण क्यों है, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि विपक्षी जो चुनाव हारता है वो चुनाव जीतने वाले का विश्लेषण बेहतर ढंग से कर सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ क्यों जीत के आए, इसके 3 कारण क्या है आपकी राय में? देखिए अमीश देवगन जी, एक तो अब चुनाव खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया और अवस्थी जी सोच रहे हैं अभी भी चुनाव है। भाई, अब 5 साल को जनता ने योगी जी की सरकार को अपना समर्थन और अपना मैंडेट दिया है, तो अब 5 साल बाद ये सब बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। आपने ये बहस तो बहुत करी है। दूसरी बात ये है अमीश जी कि 8.25 करोड़ वोट पोल हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 4.25 करोड़ वोट तो बीजेपी को मिला है और 4 करोड़ वोट बीजेपी के विरोधियों को मिला है, टोटल अगर जोड़ा जाए तो। लेकिन लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है कि जिसको बहुमत हो जाता है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को जितनी उत्तर प्रदेश की जनता है, जिसने वोट नहीं दिया है, तो उनको बोलने का भी हक नहीं है। तो इस तरह का व्यवहार करना पहले दिन से ही ठीक नहीं है। आपकी सरकार बनी है, हम हारे हैं चुनाव, हम लोग तो, हमारी पार्टी की तो बहुत बुरी स्थिति हुई है, लेकिन फिर भी हम देखिए खुले दिल से आपको बधाई दे रहे हैं, हमारे चेहरे पे भी शिकन नहीं है। अब सवाल उठता है अमित जी, आप कह रहे हैं कौन सा 3 ऐसे काम हैं जिनसे योगी जी की सरकार बनी? कारण, काम तो नहीं, मैं कारण कामों में सबसे बड़ा जो 3 कारण में मुझे लगता है कारण कोई नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, वो है भगवान राम की कृपा। और राम जी की कृपा से ये चुनाव जीते हैं। काम की वजह से चुनाव जीते हैं मैं ऐसा नहीं मानता, ये राम की कृपा से चुनाव जीते हैं। राम की कृपा जीत जो है इनकी टोटली, राम की कृपा तो सब पे ही होनी चाहिए, लेकिन भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि पार्टियां हैं, मेहनत कर फल की इच्छा ना कर, लेकिन मेहनत मुझे तो 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा अमित, 10 सेकंड दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जो विपक्षी पार्टियां हैं ये धर्म की इस राजनीति के पिच पर खेलना इन्हें आता नहीं है और ये खेल भी नहीं पा रही हैं। ये जो राजनीति की पिच है इस समय उत्तर प्रदेश में और देश में, वो राष्ट्र और धर्म की पिच है। और ये एक चक्रव्यूह सज गया है। इस चक्रव्यूह को वही तोड़ सकता है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता होगा, वरना ये इस चक्रव्यूह में जो जाएगा अभिमन्यु की तरह वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। तो विपक्षी पार्टियों को समझना होगा कि धर्म में कितनी शक्ति है। धर्म के नाम पर राजनीति हो या ना हो, इस पे बहस हो सकती है कि गलत हो रही है, सही हो रही है, लेकिन धर्म की जो शक्ति है ये उसकी जीत है। मुझे कोई इसमें कहने में कोई शक शुबा नहीं है, कोई झिझक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की जीत, योगी आदित्यनाथ जी की जीत धर्म की जीत है, धर्म के नाम पर राजनीति की जीत है। इसे समझना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं? अपनी जैसे अवस्थी।
मैं अमीश जी बड़ी साफ सी बात कहता हूं कि ये प्रमोद कृष्णम जी, आज से बहुत विनम्र निवेदन है, ये धर्म की पिच पर खेलने वाले उसमें कभी बीजेपी के सामने आ नहीं सकते, कुछ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि भारतीय संस्कार, संस्कृति और यहाँ की पूरी आस्था को पूरी तरह से सम्मान देने वाली पार्टी दल बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी हिचक और संकोच के जब तक यहाँ पर यह शासन, प्रशासन और सुशासन करेगी, भारत की जनता उसको सर माथे पर बिठाएगी। झूठ चलने वाला है नहीं। सिर्फ चुनावों के समय में टीका लगा लेना, जनेऊ पहनना, वही तो बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप उसको दूसरी भाषा में बोल रहे हो, वो थोड़ा डायरेक्ट बोल रहे हैं। बात वही है। अमित जी नहीं, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं अब निजे समझती जी हम, पता नहीं, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप फिर भी उसमें द्वेष, कपट और अपने हृदय को संकीर्ण कर रहे हैं। अरे खुला दिल करिएगा, आपकी समर्थित पार्टी को जीत मिली है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप भी करने लग गए थे। अब पार्टी है तो करना पड़ेगा, प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, उनको करना पड़ेगा। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ नहीं, कि राम की कृपा कांग्रेस क्या पार्टी प्रियंका पर गांधी नहीं जी है। को महामृत्युंजय जाप करने का अधिकार नहीं है? धर्म विरोधी पार्टी। अच्छा, एक बात आज बात हो रही है, आज बात हो रही है, ये कांग्रेस पे बीजेपी एक तमगा लगाती रहती है। कांग्रेस वो कहती है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पक्ष की पार्टी है, एंटी मतलब देश विरोधी बात करती है। ये जो तमगा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन हटाते क्यों नहीं है? आप कन्हैया कुमार को पार्टी में ले लेते हैं, ये किसके एडवाइस पे कन्हैया कुमार को पार्टी में लिया आपने? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में फायदा हुआ आपको इसका? मेरी राय में उत्तराखंड में मैं ऐसे कई लोगों से मिला, उन्होंने बोला हम कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन कन्हैया कुमार की शक्ल देखकर हमें लगा कि नहीं देना चाहिए कांग्रेस को वोट। अमीश देवगन जी, आपका सवाल बहुत गंभीर है और उसका मैं जवाब बड़ी जिम्मेदारी से देना चाहता हूं। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी हो गई है, लेकिन अफसोस यह है कांग्रेस की विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाइयों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उन्होंने समाजवादी को वोट दिया, और बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे। तो सवाल इस बात का है। दूसरी बात है, कांग्रेस दूसरा आरोप लगाती है कि कांग्रेस एंटी नेशंस कुछ लोगों को, वामपंथियों को अपनी पार्टी में ले रही है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार जी देशभक्त हैं या देशद्रोही, इसका फैसला बाद में होता रहेगा। और कोई उसको देशभक्त मानता, कोई उनको देशद्रोही मानता, लेकिन देश की जनता में एक परसेप्शन खड़ा हो गया कि लेफ्ट पार्टी से जो लोग आते हैं वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के नहीं होते, वो गांधी की आइडियोलॉजी के नहीं हैं, उनकी आइडियोलॉजी दूसरी है। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लेफ्ट पार्टियों का, लेफ्ट विचारधारा का जो ये ठप्पा है, कांग्रेस पार्टी को उस पर भी विचार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक सेकंड नुपुर आपको मौका दूंगा, क्योंकि असीम बकार का मुझे नारे लगे थे, अमीश देवगन जो जेएनयू में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये किसी भी देशवासी को अच्छा नहीं लगा, ये किसी भी देशभक्त को अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ऐसे लोग जिन्होंने ये नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोग जिस पार्टी में रहेंगे तो वहां उससे नाराजगी होना स्वाभाविक है। और ये जो चुनावों में हम हार रहे हैं, वो एक मुद्दा ये भी है। कांग्रेस की हालात तो बहुत खराब हुए हैं इन पांचों। सवाल मेरी पार्टी ने मुझसे नहीं किया, सवाल आपने किया। जी। मेरा फर्ज बनता कि मैं उसको ईमानदारी से जवाब दूं। आपने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत बुरा हुआ है इस चुनाव के अंदर। तो आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके उसे ठीक कर दीजिएगा भाई। असीम वकार जी, देखिए मैं खुद एमआईएम का नेता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं हूं, न मेरा कोई हक बनता है कि मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी करूं। लेकिन क्योंकि बहुत साफ गोई से जनाब प्रमोद कृष्णन साहब ने बात रखी है, हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी रणनीति और रणनीतिकार अच्छे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। यूं कह लीजिए कि अगर बीज अच्छा है, बीज अच्छी नस्ल का है, तो फल बहुत बढ़िया होगा। बीज आज लगाया आपने तो पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से फल बनेगा, तब क्वालिटी टेस्ट होती है। और जब क्वालिटी टेस्ट होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि जो बीज डाला था वो तो खराब था, अगर बीज अच्छा डाला होता तो बढ़िया बना था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यह आई है सारी पार्टियों के साथ, जो रणनीति बनाई थी, जिन लोगों ने रणनीतिकार थे, बीज
खराब था। जी 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 जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपकी आवाज ही नहीं आ रही असीम वकार, बिल्कुल ऑडियो नहीं आ रहा। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। नुपुर शर्मा, आप हाथ बार बार खड़ा कर रही हैं, वांट टू मेक अ पॉइंट। नुपुर, मैं बस दो चीज कहना चाहती हूँ। अमीश, देखिए, चाहे वो इस चुनाव में जिन्ना को लाना हो, चाहे देवभूमि के अंदर इस्लामिक विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे वो आप कहे तो कांग्रेस तो तमाम इनके खिलाफ क्या क्या बोलूं, बंद कमरे में अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कह देना, हिंदुओं को बैंड आतंकवादी संगठन एलईटी से ज्यादा खतरनाक बता देना, ऐसी तमाम चीजें हैं जिन्होंने करने की कोशिश करी। जब समझ आया चुनाव फिसल रहा है तो खुद स्वयं की तुलना समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने कृष्ण भगवान से कर डाली। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ये 19% का वोट शेयर के लिए सब आपस में झगड़ा कर रहे थे। चुनाव का जो परिणाम आया। देखिए, आप आचार्य जी हमें मत बताइए, हम तो जिम्मेदारी मानते हैं और ये खेल नहीं है, दिस इज नॉट अ गेम, ये सेवा है। असल में बात है आज संविधान और कानून की। जो संविधान और कानून को नहीं मानेंगे उनको हमारे को शायद थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई करानी पड़ेगी। आप बात कर रहे हैं देश के संविधान की, रवैया आपने अपना रखा है शरिया का। आपने जलाने मारने की बात करी अमीश जी की। अमीश जी, आपको याद होगा जब 3 तलाक पे सर्वोच्च न्यायालय ने बैन लगाया था तो धर्म के ठेकेदारों AIMPLB ने क्या करा था प्रेस वार्ता में? अगर तुमने 3 तलाक को बैन कर दिया तो शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। माफी चाहती हूँ, राम कृपा तो इन लोगों के ऊपर हो नहीं सकती, शायद AIMPLB तो चाहती भी नहीं है, लेकिन जो सालासर बालाजी में द्वार जिसमें राम दरबार बना है उसे गिरा के नीचे गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, उन पर राम कृपा कैसे होगी आचार्य जी? ये खुद भी बताइए और सोचिए भी। अच्छा आचार्य जी, ऐसा नहीं है कि इस हार के बाद आप क्यों सालासर में रामद्वार गिरा दिया और फिर बोला गलती हो गई? नहीं अमित जी, मैं आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पाया, दोहरा देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि हार के बाद सीख रही है कांग्रेस, सालासर में राम का द्वार गिरा दिया? पता नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं। मैं दोबारा संपर्क आपसे साधने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब मैं सुनाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ से मैंने जब नोएडा के ऊपर सवाल पूछा था तो योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था। आइए उस सवाल का जवाब क्या था मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि मैं इतने लोगों को अकेला वहां क्यों छोड़ता, क्योंकि मेरी कुर्सी चली जाती। ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए जिसके वजह से मैं अपने लोगों तक नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं कई मिथक तोड़ने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ ने। यह जीत इसलिए सामान्य नहीं है क्योंकि पिछले 37 साल में कोई भी मुख्यमंत्री वापस लौट के नहीं आया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था मैं वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा। और जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। शोहेब जमई, ये जीत है उस विचारधारा की जो विचारधारा कहती है राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी पार्टी से भी बड़ा हमारा राष्ट्र है।